हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के रिवीजन पार्ट 2 में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का एक रिवीजन करवाने वाली हूँ आज। तो चलिए, आज सबसे पहले हम करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब किसी भी एरिया में पॉपुलेशन का जो साइज है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, दिस कीप ऑन चेंजिंग। और वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको आप कहते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, दिस इज population density is not a constant parameter in a given area, but it depends upon certain factors. और ये factors हमारे कौन कौन से हैं? नंबर 1 is natality. This is natality means birth. कितनी आपकी birth हुई है per unit area में, per unit time में. And this is represented by B, and you can say we use a symbol plus for it. ठीक है. Second is mortality. This is mortality. Mortality means the number of death, that is D, और आप इसको represent करेंगे माइनस साइन से. ठीक है. Then third is what? Immigration, कि कितने इंडिविजुअल आपके ऐड हुए हैं दूसरे हैबिटेट से इस पर्टिकुलर एरिया में, and that is also represented by sign plus, or you can say I. इससे हम इसको represent करते हैं. Fourth is for what is immigration. Immigration मतलब number of individual has left a particular habitat, that is represented by sign E or symbol what? क्योंकि माइनस हुए हैं तो कम हो गए हैं, तो आप कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस. ठीक है. अब आपको हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये सारे सिंबल पहले आने चाहिए. पॉपुलेशन डेंसिटी इज represented by capital N of a particular area. So in a given time, we can write the equation for the population density of a particular area. अगर हमें एक particular area की population density को study करना है तो उसके लिए हमारे पास में equation है N is equal to, ये N represent what? Population density is equal to NT, that is particular time, plus ये है NT plus 1. Now NT this is plus birth plus immigration minus death plus emigration. This is the equation to represent a population density. ये आपको लर्न करना है कि हाउ डू वी स्टडी अबाउट देखो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, मैं सबसे पहले पढ़ना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट पैरामीटर नहीं है, वो टाइम और प्लेस के साथ चेंज होती रहती है. और इसको हम कौन कौन से फैक्टर से स्टडी कर सकते हैं और इसकी क्या इक्वेशन है, ये मैंने आपको समझा दिया. ठीक है.
अब पॉपुलेशन के हमको क्या पढ़ने हैं, ग्रोथ मॉडल। अब है नाउ वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। दिस इज population growth मॉडल। अब आपको पढ़ना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के हमारे पास में दो पर्टिकुलर मॉडल हैं। एक है वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, अनदर इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग कंडीशन के हैं। इफ कंडीशन नंबर 1, इफ रिसोर्सेस, अगर आपके रिसोर्सेस क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे, कोई लिमिट नहीं है, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हर स्पीशीज अपना एक मैक्सिमम पोटेंशियल रियलाइज करेगी, काहे के लिए, फॉर व्हाट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड देन ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज जो है वो विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, और उसका क्या होगा, ग्रोथ विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो एक डार्विन के अकॉर्डिंग टू द डार्विन, दिस इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, नेचुरलिस्ट हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, then each species will grow to its what, maximum नंबर में ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, हमारी किस ऑर्डर में होगी, जियोमेट्रिक फैशन में ग्रोथ होगी। ठीक है, और वो जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी एंड व्हाट स्टेज विल and it will reach to a stage that is called exponential stage आ जाएगी, exponential stage आ जाएगी। और अगर मैं इसके लिए आपका ग्राफ ड्रॉ करूं with respect to time, यहाँ पर हमारी क्या है, population, this is population density। अगर ये पॉपुलेशन डेंसिटी n है एंड सो दिस इज पर यूनिट टाइम, सो यू विल हैव द ग्रोथ कर्व, आपकी क्या आएगी, जे शेप कर्व आएगी। द ग्रोथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और आपका जो इक्वेशन होगी इसकी, dn/dt, दिस इज व्हाट, पर यूनिट टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, विल बी इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ इनटू n। और आपको पता है कि बर्थ माइनस डेथ, इसको आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल में लिखेंगे हम भी, b माइनस डी। तो b माइनस डी क्या है, एक किसी भी पॉपुलेशन का इंटरनल फैक्टर है ना, कि कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट इज, b minus d is equal to r, so we can say nd upon nt is equal to rn। यहाँ पर ये जो r क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है किसका, पॉपुलेशन डेंसिटी का, क्योंकि किसी पॉपुलेशन में ज्यादा डेथ होगी, किसी में ज्यादा बर्थ होगी, तो आर का वैल्यू सब जगह अलग अलग हो सकती है। तो आर वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको लर्न कर लेना कि नॉर्वे में, दिस इज नॉर्वे के खूब एग्जाम्पल है आपकी बुक में, नॉर्वे रैट के केस में the value of r given in your book, you have to memorize it. This value here for Norway rat, r is equal to 0.015, and ये भी वैल्यू नॉर्वे की ही है। दिस इज फॉर फ्लोर बीटल के लिए the value of r is equal to 0.0205,
देखो जितना r का वैल्यू कम होगा उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी. बर्थ माइनस डेथ इनटू व्हाट, r. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी. तो ये हमारा कौन सा ग्रोथ मॉडल मैंने आपको कराया. दिस ग्रोथ मॉडल इज कॉल्ड व्हाट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. यहाँ पे जो ग्रोथ का मॉडल है वो कौन सा है हमारा, एक्सपोनेंशियल. दिस इज एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ. अगर हमारे रिसोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे हमारे पास में रिसोर्सेस हैं. फाइन. तो आपको सबसे पहले एक ये वैल्यू ये लर्न करना है. इफ रिसोर्सेस आर व्हाट, इफ रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड. ठीक है. चलिए अब देखो किसी भी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेस हमेशा क्या है, अनलिमिटेड नहीं रहते. और किसी भी स्पीशीज को ये राइट नहीं है. नो स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन कैन use the resources in an unlimited fashion. कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी स्पीशीज किसी भी पॉपुलेशन में रिसोर्सेस को बिल्कुल लगातार यूज नहीं कर सकती. और ऐसे केस में क्या होगा, सपोज एक स्पीशीज जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेस यूज कर रही है. ठीक है, उसने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करे तो एक टाइम आएगा कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर बहुत बढ़ जाएगा. अगर वो नंबर बहुत बढ़ जाएगा तो उनको आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा. और वो आपस में कंपटीशन से ही उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं. ठीक है. तो जब रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं, कौन सी कंडीशन में, when resources are limited. जब resources limited हैं. ठीक है. resources under the condition when resources are limited. why resources limit क्यों है, क्योंकि कोई भी population जो है resources को बहुत ज्यादा समय तक यूज नहीं कर सकती. उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है. आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि no population of any species can use unlimited resources. क्यों, क्योंकि उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी और वो उनका इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा. ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दिया. तो हर स्पीशीज में, इन ईच स्पीशीज, यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, n इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन ग्रोथ इनिशियली क्या होती है, कम होती है. फिर ये क्या होने लगती है आपकी, इनिशियली देयर इज अ स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लैग फेज. फिर ग्रोथ हमारी क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गई, जिसको हम लॉग फेज कहते हैं. देन ग्रोथ बिकम्स व्हाट, स्टेशनरी. और फाइनली दिस रिमेन एज इट इज. जो ग्रोथ की कर्व होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होगी. और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कौन से पैटर्न में होगी, अरिथमेटिक पैटर्न में होगी. आपको ग्रोथ के पैटर्न पता है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. तो जो ग्रोथ हो रही है वो किस पैटर्न में हो रही है, अरिथमेटिक पैटर्न में हो रही है. ऐसा क्यों हुआ, उसका एक रीजन है कि एक गिवन हैबिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अ गिवन हैबिटेट जो गिवन हैबिटेट है कैन होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ population of a species. और इसको स्पेसिफिक नंबर को, और वो उससे ज्यादा, ये जो है दिस इज मैक्सिमम नंबर. इट कैन नॉट होल्ड मोर देन दिस एंड दिस इज कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी. ये इसकी क्या है,
कैरिंग कैपेसिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से। आई होप आपने ये बात समझ ली कि एक गिवन हैबिटेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इज देयर एंड इट कैन नॉट ग्रो मोर देन दिस। और इस कैपेसिटी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के। ठीक है, तो K इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। और यहाँ पर मैं देखो ये स्टेशनरी क्यों हो गया? इट विल बी बिकम स्टेशनरी आफ्टर द कैरिंग कैपेसिटी K। ये K मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आपको। अगर आपकी पॉपुलेशन जो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो आपको जे शेप कर्व मिली थी। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको सिग्मॉइड कर्व मिली विच शेप? दिस इज एस शेप कर्व है। अब इस एस शेप कर्व की हमको इक्वेशन लर्न करनी है। हियर अब आपका इक्वेशन क्या है इसकी? दिस इज dn अपॉन dt। हमने पढ़ा था इज इक्वल टू rn, है ना? R is an intrinsic factor, n is a population density into k minus n upon k। ये आपको लर्न करनी है। Here n is population density, t is a time, r is intrinsic factor, k is carrying capacity. Fine. This is most important to learn, carrying capacity। और ये आपकी इक्वेशन है किसकी? एस शेप कर्व की। और सो आई थिंक व्हाई डू वी कॉल इट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व? इसको हम इस ग्रोथ को हम और क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है हमारी, दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक होता है हमारा एक्सपेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और ये है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। Why it is logistic? Because this is more realistic। ये जो ग्रोथ का मॉडल है ये हमारा ज्यादा रियलिस्टिक है as compared to the which growth model that we have studied earlier। क्या था ये ग्रोथ मॉडल? which curve? J shape curve। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या हैं? हमेशा लिमिटेड होते हैं। फाइन। आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what are the different growth models and which of the growth model is more realistic and why? तो कौन सा ग्रोथ मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है? आपका लॉजिस्टिक। और उसकी कर्व क्या है? एस शेप कर्व है। ऑन दिस कौन कौन सी फेज है उसमें? लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज विच रिमेन स्टेशनरी, एंड this depends upon what? the carrying capacity। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको दो छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चंस करा दिए। एक तो कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर, सेकंड व्हाट आर डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स। अब मैं आपको कराने वाली हूँ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन में आपको पढ़ना है, देखो इसके लिए अगर आप एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट तैयार कर लें तो आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम्पल ज़्यादा लर्न करने हैं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में आपको आपके कोर्स में अबाउट जो है दिस इज 6 इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन मतलब कि नो पॉपुलेशन कैन लिव इन आइसोलेशन, दे ऑल इंटरैक्ट टुगेदर। कभी कभी दोनों को फायदा होगा, कभी दोनों को नुकसान होगा, कभी एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। तो हम ज्यादा इसको एलैबोरेट ना करते हुए इसका एक फटाफट हमने फ्लो चार्ट तैयार किया है, और मैं इस फ्लो चार्ट को आपको समराइज करती हूँ। आप इसके नोट्स बना लीजिए, हैंडआउट्स टू समराइज द चैप्टर। तो पहला हमारा जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है वो क्या है? दिस इज प्रीडेशन। दिस इज व्हाट? प्रीडेशन।
अब आपने प्रेडेशन लिखा है तो आप लिखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि प्रे को फायदा हो, दिस इज प्रेडेटर विल गेट बेनिफिट एंड प्रे विल बी एट लॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसमें पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स। अगर प्रेडेटर्स आपके ना हो तो क्या होगा एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रही हूँ, आप इलेबोरेट कर लेना। दिस इज दे आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसके लिए चाहिए? एनर्जी ट्रांसफर के लिए चाहिए, जैसे कि टाइगर और आपके हर्बीवोरस, ये सब। फिर प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉर प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल, नहीं तो प्रे पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा? कंपटीशन। फिर दिस इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, फाइन, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, फिर this reduces the competition, this is almost same point but फिर भी लिख लो, reduces competition and maintain the species diversity, और आप इसको competition and maintain species diversity मेंटेन करता है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है कि जो पिज़ास्टस स्टारफिश जो थी, ये वैसे एग्जाम्पल जो है कि अगर जब हमने इसको इंटरटाइडल एरिया में इंट्रोड्यूस करा था तो 10 स्पीशीज ऑफ वर्टिब्रेट गॉट एक्सटिंक्ट। तो अगर हम प्रेडेट उसको हमने हटा देंगे तो क्योंकि उनमें क्या हुआ था, आपस में कंपटीशन हो गया था। ठीक है, तो आपने इसका बस एग्जांपल लिख लेना है, स्टारफिश वाला। ठीक है, तो यू विल राइट एग्जांपल ऑफ स्टारफिश, ये this is example starfish, Pisaster starfish, and 10 species of invertebrates। ये आपने एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पढ़ना है कि इसी टॉपिक में कि हाउ डू the prey species prevent themselves from predators. This is the second part of this topic, that prey species defense. The prey, or you can say the defense mechanism of it is defenses from predators से ये जो है कैसे अपने आप को बचाते हैं। द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ विच स्पीशीज? द प्रे स्पीशीज। देखो, अब इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फ्रॉग क्या करता है? कलर चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड, इसमें दिस इज कैमोफ्लेज कर लेता है, और यू कैन से चेंज कलर, इसमें कलर अपना चेंज कर लेता है, कलर चेंजिंग, फाइन। और समटाइम दे गिव्स व्हाट? पॉइजनस सब्सटेंस, दे रिलीज व्हाट? पॉइजनस सब्सटेंस कैन ऑल्सो दे रिलीज। कैमोफ्लेज, कलर चेंज कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, सो दैट प्रेडेटर कैन नॉट फाइंड आउट देम। और उसके बाद में समटाइम दे रिलीज व्हाट? पॉइजनस सब्सटेंस। नाउ मोनार्च बटरफ्लाई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में। दिस इज मोनार्च बटरफ्लाई
monarch butterfly releases very distasteful chemical, बहुत एक डिसटेस्टफुल केमिकल रिलीज करती है जिससे कि उसको प्रेडेटर्स नहीं खाएंगे। जो आपके डेजर्ट प्लांट हैं जैसे कि अकेशिया, दिस इज अकेशिया एंड कैक्टस, ये जो है दे कंटेन व्हाट, स्पाइन्स, दे कंटेन स्पाइन्स और थॉर्न्स ऑन द सरफेस। अब आपका कैलोट्रोपिस जो है, कैलोट्रोपिस इज अ प्लांट, इट रिलीजेस कार्डियक, आपको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियक ग्लाइकोसिडेज, ग्लाइकोसिडेज ये एक इंपॉर्टेंट नेम है, कार्डियक ग्लाइकोसिडेज। तो जो भी एनिमल इसको खाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको नॉजिया हो जाएगा एंड विल लाइकली टू गेट फेंट। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स में जितना भी ये सेक्रेशन है, क्या निकोटीन, ओपियम, और आपके जो है कि प्लांट्स जो हैं, आपने ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट सेक्रीट्स व्हाट, निकोटीन, देन quinine, then opium, etc. These are a kind of defense mechanism for plants from predators. तो इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा कि प्रेडेटर्स की क्या सिग्निफिकेंस है और प्रेडेटर्स से बचने के लिए प्रे स्पीशीज जो है वो क्या क्या करती है। क्योंकि देखो भाई, बचना तो सभी को है, प्रेडेटर्स तो बहुत प्रूडेंट्स होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, फटाफट प्रे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन प्रे भी कम नहीं है, बचना तो जरूरी है ना, नहीं तो क्या होगा कि हमारी स्पीशीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरेक्शन है आपका जो कि बहुत ही बेकार मैं कहूंगी इसको, दिस इज कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन में व्हाई डू ऑर्गेनिज्म कम्पीट, सबसे पहला डार्विन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म क्यों कम्पीट करते हैं, फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कंपटीशन होता ही इसलिए है फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए कंपटीशन होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, और कंपटीशन किसके बीच में हो सकता है, एक स्पीशीज के बीच में इंट्रा, दो स्पीशीज के बीच में इंटर स्पीशीज। अब कंपटीशन कैन बी व्हाट, इंट्रा और इंट्रा एंड यू कैन से इंटर स्पेसिफिक, फाइन, अब आप समझ गए होंगे। देन वाई कंपटीशन, कंपटीशन क्यों होता है, देयर आर 3 रीजन फॉर कंपटीशन, फूड, शेल्टर एंड मेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है कंपटीशन के। कंपटीशन में देखो मैं आपको बता देती हूँ किस लिए होता है, फॉर फूड, शेल्टर एंड मेट। मेट मीन्स फॉर रिप्रोडक्शन, ये 3 रीजन है कंपटीशन के। ठीक है, तो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है कि अमेरिकन लेक में जो फ्लेमिंगो जो हैं बर्ड्स, जब वहाँ पर आई तो उन्होंने जो नेटिव स्पीशीज के साथ में कम्पीट करना शुरू करा जू प्लैंक्टन के लिए। तो ये क्या है, दोनों आपस के कॉम्पिटिटर। और सो इसका आप एग्जाम्पल याद करेंगे, दिस इज फ्लेमिंगो एंड कंपटीशन का एग्जाम्पल है, फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेस फॉर जू प्लैंक्टन। ये
कंपटीशन था फूड के लिए, ठीक है। फिर अगर देखो, अगर हमारा रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हैं तो भी स्पीशीज कंपीट करती हैं ब्राउजिंग एफिशिएंसी। अगर किसी स्पीशीज की, इफ अ स्पीशीज हैज हायर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, हायर browsing efficiency, this is for higher browsing efficiency, तो वो दूसरी स्पीशीज को जल्दी से खाना खाने नहीं देगी, ठीक है। तो जो स्पीशीज कॉम्पिटिटिवली हायर होगी वो अच्छे से जल्दी जल्दी क्या करेगी, ब्राउजिंग कर लेगी, ठीक है। अच्छा, आपका एक गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है कि जो स्पीशीज सुपीरियर होती है वो इंफीरियर स्पीशीज को क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। तो स्पीशीज विद हायर ब्राउजिंग एफिशिएंसी विल सर्वाइव एंड अदर विल नॉट। ये हमारा है किसका, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि जब आपका गैलापागोस आइलैंड में abundant tortoises, ये important example है, this is abundant tortoise, this is tortoises क्या हो गए, extinct हो गए, ठीक है, were removed due to the introduction of goat in Galapagos Island। ये आपको याद रखना है कि गैलापागोस आइलैंड में जब आपके क्या हुए, एबंडेंट टर्टोइस को क्या हुआ, उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, हट गए वहां से, क्योंकि उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी क्या थी, कम थी as compared to the browsing efficiency of goat, and this is given by whom, Gauss exclusion principle कि competitive superior species will remove to the inferior species। अच्छा, अब और इसका एक एग्जाम्पल है कि स्कॉटलैंड के रॉकी सीज में, ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल्स, ये भी एग्जाम्पल है कि कॉम्पिटिटिव, दिस इज कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल्स, कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल, इसको आप कहते हैं, इसका नाम आपको याद रखना है, दिस इज बैलेनस। इसने किसको क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, उन्होंने उनको एक्सक्लूड कर दिया, दे हैव रिमूव्ड inferior barnacles, और उन inferior barnacle का नाम याद रखना है आपको, this is Cathameles, this is Cathameles। inferior barnacle को क्या करा उन्होंने, रिमूव कर दिया। so this is the example of Gauss exclusive principle, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्या है, herbivores, they are more prone to competition as compared to the other plants, क्योंकि herbivores क्या, herbivores और plants दोनों, herbivores जो है they are dependent on plant, और plant जो है they are not movable, so they are more prone to competition, loss of competition as compared to the carnivores। अब आपका जो है एक आपको एग्जाम्पल लर्न करना है कि मैकआर्थर is the name of a scientist, this is, ये important है, this is MacArthur said
कि एक ही स्टडीड इन वन ऑफ द ट्री 5 babbler, उसने कहा कि 5 स्पीशीज, आप एग्जाम्पल लिखती हूँ याद रहेगा, 5 स्पीशीज ऑफ warbler could live together on a tree. एक ही ट्री में ये 5 स्पीशीज एक साथ रह सकी। क्यों रह सकी? क्योंकि उसका रीजन ये था कि इन सब में क्या थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिसोर्स पार्टिशनिंग थी। रिसोर्स पार्टिशनिंग मीन्स कि अगर 5 स्पीशीज एक पेड़ पे रह रही हैं तो कोई सीड ईटिंग है, कोई इंसेक्ट ईटिंग है, कोई फ्रूट ईटिंग है, कोई लीफ ईटिंग है, तो किसी में कोई कंपटीशन नहीं होगा, है ना। देखो अगर एक ही रिसोर्स के लिए है तो बहुत सारी स्पीशीज एक एरिया में नहीं रह सकती इफ दे फाइट फॉर द सेम रिसोर्स, और सुपीरियर जो है वो सरवाइव करेगी, इंफीरियर निकल जाएगी। ये हमारा गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। तो ये 2 बड़े आपने पढ़ लिए। क्या? कंपटीशन वाज वेरी लेंथी, ठीक है, कंपटीशन एंड प्रेडेशन। अब आपको छोटा छोटा पढ़ना है, दैट इज easier and small to understand. Third is what? Third kind of interaction is parasitism. This is easy. Parasitism में one get benefit and one get loss. ठीक है? Parasitism में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि parasites जो हैं sometime they co-evolve and co-extinct together. Co-evolve and co-extinct together. ठीक है? और पैरासाइट्स आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट एज अ नेम इंडिकेट। और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, और ब्रूड पैरासिटिज्म में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, दिस इज फॉर कुकू बर्ड एंड क्रो। जो है कुकू बर्ड्स, एग्जाम्पल फॉर कुकू बर्ड एंड क्रो, क्योंकि कुकू बर्ड जो है ले हर एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो फॉर द रियरिंग ऑफ द नेस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना था। ठीक है, अच्छा, अब आपको फोर्थ, जो पैरासिटिज्म में कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको जानना है कि बोथ ऑफ देम दे स्टे टुगेदर, वन गेट बेनिफिट, वन गेट हार्म। अब प्लांट पैरासाइट आपको पता ही है, कस्कुटा, एनिमल पैरासाइट एक्सटर्नल, इंटरनल, और उनकी जो फिजियोलॉजी है एंड मोर्फोलॉजी इज चेंज्ड। ओनली एग्जांपल। नाउ यू हैव टू स्टडी म्यूचुअलिज्म, जो कि अगेन इजी है। दिस इज म्यूचुअलिज्म, और म्यूचुअलिज्म में this is mutualism. Here both of them, they get benefit because they get benefit to each other, they never harm each other, but if you separate them they both will die. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ये भी आपको आते हैं। नंबर 1 is what? Lichens. ठीक है, lichens में it is association of algae and fungi. फाइन, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये सब आपको आता है। और एल्गे में आपका ग्रीन एल्गे, एंड यू कैन ऑल्सो से साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन व्हाट? एसोसिएट विद द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंजाई। ठीक है, देन यू हैव mycorrhiza, second example, very common, that is mycorrhiza, and you all know this is with the fungi, specifically a species of glomus. ये आपको नाम याद रखना है, with what? roots of higher plants, higher
plants like silver oak and eucalyptus and pine, etc. Then you have to study, next example is plant and pollinators. Plant and pollinators. Pollinators. Plant and pollinators में आप पढ़ लीजिए fig and wasp. Fig and wasp जो है they cannot complete their life cycle without each other. Fine. Then very common example that is given in your book. Sometimes this specifically come as one question for 1 mark. That is orchid and the bees. This is which orchid, you have to learn the scientific name of this orchid also. This is Oriphyes. Here this is Phyrs. This is a kind of the orchid. And the bumblebee. This is also an example of sexual delicate, that male bee think that this is a female and actually it is not a female, because this is very colorful and similar to the females. So these are the examples of what? Interaction. Now two very small definitions are there. One is called what is commensalism. This is commensalism. And the other is, the next is you have amensalism. First let me tell you amensalism, where one get benefit and other is not affected. There are so many examples. For example, orchids on mango tree. देखो आपको एग्जाम में आ सकता है orchid and mango tree shows which kind of interaction. So you will say amensalism, orchid get the benefit, mango tree get nothing. Then you have barnacles and whale. Whale is such big animal, barnacle उसका parasite है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. Then cattle aggregate and grazing cattle. This is cattle aggregate is a bird and cattles. आपने देखा होगा कि कैटल के पास में एग्रीड बर्ड जो है बैठी रहती है, क्योंकि जब जैसे कैटल ब्राउजिंग करेगी तो घास हिलेगा और वहां से कीड़े निकलेंगे तो वो उसको खा लेगी. ठीक है. Then clownfish and sea anemone. This is clownfish and sea anemone. Sea anemone के बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, तो वो अपने टेंटिकल्स से जितने भी जो क्लाउन फिश को खाने आते हैं वो उसको भगा देता है. ठीक है. और क्लाउन फिश इज सेव्ड. तो क्लाउन फिश हमेशा किसके पास रहती है? किसके? सी एनिमोन के पास में रहेगी. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कमेंसलिज्म. बस इसके सिर्फ आप एग्जाम्पल ही याद करिएगा. ठीक है. Now there is another example. This example is what? Amensalism. Amensalism में क्या होता है कि one organism get the benefit and one organism is at lost, not benefit, but another organism is what? Not affected. ठीक है. तो ये है हमारा. Next is amensalism. Amensalism में आएगा नेगेटिव एंड जीरो. तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल है आपके स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम. देखो आपको पता है ना कि वो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एक्सपेरिमेंट करा था, कैसे उसने एंटीबायोटिक बनाई, क्योंकि द बैक्टीरिया वाज नॉट ग्रोइंग because of the secretion of from Penicillium notatum. तो ये आपका आया, you can say bacteria and fungi.
ठीक है। और यहाँ पे आपने पढ़ लेना स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और फंजाई में स्पेसिफिकली पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम भी हम कह सकते हैं। दिस सिक्रीट द केमिकल और ये केमिकल इसको किल कर देता है। इसके अलावा देखो एक मैं बहुत एग्जाम्पल अच्छा बताती हूँ। आप कभी कभी चलते रहते हैं, कोई इंसेक्ट आपके पास आ गया, आपने उसको स्मैश कर दिया, आपको तो कुछ नहीं हुआ, वो इंसेक्ट मर गया। दिस इज ऑन द एग्जाम्पल ऑफ एमेंसिलिज्म। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इस पूरे चैप्टर को आपके लिए क्या कर दिया, रिवाइज और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए और आप भी इसको कॉपी कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से कहीं कुछ नहीं आता हो, तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, मैं आपको आंसर लिख दूंगी। थैंक यू and don't forget to click my like button and please share.